अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन इन प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ आपको पता है प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं और प्रोटीन्स का जो फंक्शन होता है, प्रोटीन्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स, यानी उनके अंदर अमाइनो एसिड का नंबर क्या है, कितने अमाइनो एसिड मौजूद हैं, और अगर इन अमाइनो एसिड का नंबर चेंज होगा तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर चेंज होगा, और प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो प्रोटीन्स अपना फंक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती। इसके बाद दूसरी चीज़ जो कि प्रोटीन्स के फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करती है वो है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होगा तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। यानी हर एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ये आगे जाकर आपने एक एग्जांपल भी देखनी है सिकल सेल एनीमिया की, जहाँ पर हीमोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोटीन्स के अंदर। और इसके बाद शेप, इस प्रोटीन्स की शेप को बनाने में अमाइनो एसिड का नंबर और अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है वो ज़रूरी होता है। अगर नंबर और सीक्वेंस चेंज होगा तो प्रोटीन्स की शेप चेंज होगी, और शेप चेंज होने से आपको पता है प्रोटीन्स अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती। अब किस तरह से प्रोटीन्स की शेप चेंज होगी तो वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती, या ये जो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसकी हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको पता है एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स हैं, और एंजाइम्स के ऊपर स्पेसिफिक साइट मौजूद होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करती है, और जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम्स के ऊपर बाइंड करती है तो वो एंजाइम्स इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर मैं कहता हूँ एंजाइम्स के अंदर अमाइनो एसिड का नंबर चेंज होता है या अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होता है तो इन एंजाइम्स की शेप चेंज होगी। जब एंजाइम्स की शेप चेंज होगी तो इनकी जो एक्टिव साइट होती है इसकी भी शेप चेंज होगी, फिर यहाँ पर ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें तो आपको पता है बहुत सारी प्रोटीन्स जो होती है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के तौर पर काम करती हैं, यानी एक सेल जो सिग्नल रिलीज कर रहा है प्रोटीन की फॉर्म में वो दूसरे सेल के पास जाएगा और दूसरे सेल्स के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करवाएगा। तो आपको पता है सेल्स की सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक साइट्स होती है जिन्हें बाइंडिंग साइट्स कहते हैं, और हर एक बाइंडिंग साइट के ऊपर स्पेसिफिक जो बाइंडिंग मॉलिक्यूल होता है वो बाइंड करता है। तो अगर मैं कहता हूँ एक बाइंडिंग साइट है किसी प्रोटीन के लिए, ये इस तरह से वी शेप बाइंडिंग साइट है, और जो प्रोटीन है उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। अगर इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिर ये इस बाइंडिंग साइट पर बाइंड नहीं कर पाएगी, और बाइंड नहीं कर पाएगी तो सेल्स के अंदर जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ने परफॉर्म करवानी थी वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। तो ये हमने देखा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, तो अमाइनो एसिड के अंदर, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है सेंटर में एक कार्बन मौजूद होता है जिसे अल्फा कार्बन बोला जाता है। इसी के साथ दो ग्रुप्स लगे हुए होते हैं हर एक अमाइनो एसिड के अंदर। एक ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, और दूसरा होता है अमाइनो ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसको सी टर्मिनल भी बोला जाता है और इसको एन टर्मिनल भी बोला जाता है। जैसे मैं कहता हूँ अब दो अमाइनो एसिड को अगर मैं लिंक कर दूँ ना, एक ही अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड आपको पता है सी टर्मिनल पे अटैच होता है, तो दूसरा अमाइनो एसिड जब यहाँ पे लिंक हो जाएगा ना उसका अमाइनो ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, और उसका जो फ्री वाला पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, सी टर्मिनल। तो इस तरह से जो अमाइनो एसिड की जो चेन होती है उसमें पहले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री होता है और आखिरी अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है। ठीक है, तो यानी एक साइड पे जो राइट वाली साइड होती है वो सी टर्मिनल होता है और लेफ्ट वाली साइड एन टर्मिनल होती है उस अमाइनो एसिड की चेन की। अच्छा, अब आपको पता है ये प्रोटीन्स कहाँ से बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं डीएनए से। डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक रीजन्स मौजूद होते हैं। हमारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है ना, उस डीएनए से ये प्रोटीन्स बनती हैं। होता ये है कि डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं जीन्स, और हर एक जीन स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर रहा होता है। हर एक जीन से स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है। अब डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बनती, पहले बनता है मैसेंजर आरएनए, और उस मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम रीड करता है। मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड करके
प्रोटीन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड करके अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट अमाइनो एसिड नंबर 1, इसके बाद उसी के साथ नेक्स्ट जोड़ेंगे अमाइनो एसिड नंबर 2, अमाइनो एसिड नंबर 2 के साथ जोड़ेंगे अमाइनो एसिड नंबर 3 को, और इस तरह से सो ऑन अमाइनो एसिड को जोड़ते जाएंगे और ये जो अमाइनो एसिड की एक चैन बन जाती है। हाँ, यहाँ पर एक बात, पहला ये जो अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं ना, ये लिंक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, यानी पहले और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये जो अमाइनो एसिड की पूरी चैन होती है ना, इस पूरी चैन को पॉलीपेप्टाइड चैन भी बोला जाता है। यानी यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं और उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, इसे पॉलीपेप्टाइड चैन भी बोला जाता है, ये जो एक लीनियर चैन बनती है। अब ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चैन होती है ना, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं जैसे ही वो राइबोसोम से बनती हैं, राइबोसोम उन्हें बनाता है, तो वो इसी लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। और आपको पता है हर एक जो अमाइनो एसिड इस प्रोटीन के अंदर मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड है, इसे मैंने ब्लू कलर में बनाया है। ये आपको 2-3 जगह पे नज़र आ रहा है, एक फर्स्ट वाली जगह पे और एक आपको नज़र आ रहा है ये 7th वाली जगह पे। इसके बाद नेक्स्ट आपको दोबारा से नज़र आ रहा है 10th वाली प्लेस पे, और फिर आपको 12 वाली प्लेस पे ये वाला अमाइनो एसिड नज़र आ रहा है। तो मुख्तलिफ यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को मैंने मुख्तलिफ कलर से रिप्रेजेंट किए, और आपको पता है हर एक अमाइनो एसिड के अंदर मुख्तलिफ आर ग्रुप्स होते हैं, और इन्हीं आर ग्रुप्स की वजह से ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं, कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। इन अमाइनो एसिड के डिफरेंट बिहेवियर की वजह से इन अमाइनो एसिड्स के दरमियान इंटरेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ये जो लीनियर चैन होती है ये लीनियर नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो अभी हम देखेंगे वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स किस तरह से एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड से चैन से बनेंगे। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे ही वो राइबोसोम से बनती हैं तो उनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, और ये जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना, इसी लीनियर स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उन प्रोटीन्स को आप बोल सकते हैं इमेच्योर प्रोटीन्स। इमेच्योर प्रोटीन्स यानी अभी उनके अंदर मेच्योरिटी कब आएगी, जब वो प्रॉपर अपनी शेप हासिल कर लेंगी। और उनकी प्रॉपर शेप कैसे आएगी, जब ये जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, इनके दरमियान मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम देखेंगे। कुछ ही प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, वो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। इसके बाद बहुत सारी प्रोटीन्स के अंदर वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और फिर टर्शरी कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर भी जिनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, और इसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर से बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जैसे फाइब्रस प्रोटीन्स, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इन चारों जो स्टेजेस हैं ना प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की, उन चारों स्टेजेस को हम देखते हैं। यानी ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चैन बनती है ना इस राइबोसोम से, इस लीनियर पॉलीपेप्टाइड से किस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है और किस तरह से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, ये अभी हम देखते हैं। अभी हम आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करते हैं और किसी भी प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम लिखते कैसे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं लीनियर पॉलीपेप्टाइड विद स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। यानी लीनियर पॉलीपेप्टाइड जो कि अमाइनो एसिड के नंबर को शो कर रही होती है और अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को शो कर रही होती है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन। और जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं जब वो मैसेंजर आरएनए से बनती हैं, आफ्टर ट्रांसलेशन जैसे ही वो बनती है तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। फिर उस लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं, मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनते हैं जिनसे फर्दर आके सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब ये बात अगर आपसे पूछी जाए कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, यानी सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, जो अमाइनो एसिड का नंबर होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नंबर और सीक्वेंस चेंज होगा तो शेप चेंज होगी, स्ट्रक्चर चेंज होगा और वो प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी।
और किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं ना, वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उन्हें हम फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होता है ना, अब हमें कैसे पता चलता है ये वाला फर्स्ट अमाइनो एसिड है? फर्स्ट अमाइनो एसिड का हमेशा जो एन टर्मिनल होता है वो फ्री होता है, जो अमाइनो टर्मिनल होता है, और जो लास्ट अमाइनो एसिड होता है उसका सी टर्मिनल फ्री होता है। इसके बाद फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड होता है उसे लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने हर एक अमाइनो एसिड को 3 लेटर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जैसे मिथियोनिन उसको MAT से रिप्रेजेंट किया है। ज़्यादातर इसी तरह से किया जाता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना उनको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्लाइसिन, फिर थायरोसिन, फिर ग्लाइसिन, फिर इसके बाद हिस्टाडाइन। ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। और यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे N टर्मिनल फ्री है और राइट साइड पर C टर्मिनल फ्री है। तो आप इस तरह से N से C टर्मिनल की तरफ प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को लिखते हैं, जिसमें आप अमाइनो एसिड के नंबर को अमाइनो एसिड के स्पेसिफिक नंबर को लेफ्ट टू राइट शो करते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का ये सीक्वेंस है? हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग से भी ये फाइंड कर सकते हैं, और जो जीन होता है जो इस प्रोटीन को कोड कर रहा होता है, उस जीन के ऊपर मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कोड्स मौजूद होते हैं, और हर एक कोड स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का होता है। हम उस जीन की कोडिंग करते हैं, हम देखते हैं उस जीन के ऊपर कोड्स किस तरह से अरेंज है। फर्स्ट कोड कौन सा है तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर ये फर्स्ट अमाइनो एसिड आएगा। सेकंड कोड कौन सा है, फिर यहाँ पर सेकंड अमाइनो एसिड आएगा। तो जीन की जो सीक्वेंसिंग होती है उससे भी हम पता चला सकते हैं कि किसी भी प्रोटीन का जो लीनियर स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो किस तरह का होगा। इसके बाद यहाँ पर देखें हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखें ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड का R ग्रुप है। ये सेकंड अमाइनो एसिड है, ये सेकंड अमाइनो एसिड का R ग्रुप है। ये सिर्फ मैंने R1 R2 लिखा है, यहाँ पे मुख्तलिफ R ग्रुप हो सकते हैं। मिथ्योनिन के अंदर अपना R ग्रुप है, ग्लाइसिन के अंदर अपना R ग्रुप है। इसके बाद ये थर्ड अमाइनो एसिड का R ग्रुप है, ये फोर्थ अमाइनो एसिड का R ग्रुप है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या होता है, ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड होती है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, इससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम पहले डिफाइन करते हैं, फिर फर्दर हम देखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर, यानी ये जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है ना, ये फोल्ड होना शुरू करता है। दैट फॉर्म विद इन द पॉलीपेप्टाइड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ बैकबोन। अब होता क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो बैकबोन के एटम्स होते हैं ना, बैकबोन का मतलब क्या है, ये जो NH2 और COOH होते हैं ना, ये जो सेंटर है ना, ये वाला, ये बैकबोन है। ये जो R ग्रुप है, ये साइड चेन है, ये बैकबोन है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन होती है ना, जैसे NH2 और COOH, इनके दरमियान इंटरेक्शन होता है। और वो कौन सा इंटरेक्शन होता है, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर्स दैट फॉर्म विद इन द पॉलीपेप्टाइड। एक ही पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो बैकबोन के एटम्स होते हैं, ये जो बैकबोन है NH2 COOH, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाती है। और जब एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यानी ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये बनते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं बिटवीन अमाइनो एसिड्स, लेकिन ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स, और दूसरे को हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। यहाँ पर ये जो मैंने बनाया, इसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स, जिसमें जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, ये वाली लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, ये इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो जाती है, स्प्रिंग शेप में, स्पाइरल शेप में अरेंज हो जाती है। अभी हम देखते हैं अल्फा हेलिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टाइप है। इन अल्फा हेलिक्स द कार्बोनाइल ऑफ वन अमाइनो एसिड। कार्बोनाइल क्या होता है आपको पता है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट अमाइनो एसिड का ये R ग्रुप है, और इसके साथ जो C डबल बॉन्ड O अटैच होता है ना, ये वाला, इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल। ये कार्बोनाइल जो होता है, इसके ऊपर जो O होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे अमाइनो एसिड की NH के साथ। ठीक है, इसको मैं दोबारा से रीड करता हूँ। इन एन अल्फा हेलिक्स द कार्बोनाइल ऑफ वन अमाइनो एसिड, यानी एक अमाइनो एसिड का कार्बोनाइल मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड टू द NH ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज फोर डाउन टू द चेन। अब इसका क्या मतलब है, यानी मैं कहता हूँ ये अमाइनो एसिड की जो चेन है, ये फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है कितने अमाइनो एसिड है, फर्स्ट 5 अमाइनो एसिड है, 1 2 3 4 5, यानी पहले अमाइनो एसिड का कार्बोनाइल, पहले अमाइनो एसिड के कार्बोनाइल पर मौजूद जो ऑक्सीजन है
वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी 5वें अमाइनो एसिड के NH ग्रुप के साथ। ठीक है, 5वें अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ जो नाइट्रोजन अटैच होती है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है अल्फा हेलिक्स के अंदर। तो अल्फा हेलिक्स का एक प्रॉपर स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिक्स के अंदर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। वैसे तो आप इसको सिंपली भी डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से हेलिकल शेप में होता है, और इसमें क्या होता है कि एक जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, उस लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए लिंक हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। उसी तरह से ये स्ट्रक्चर भी बनता है। तो अल्फा हेलिक्स का जो स्पेशल डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि इन अल्फा हेलिक्स द कार्बोनाइल ऑफ वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोनाइल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे अमाइनो एसिड के NH ग्रुप के साथ। और वो कौन सा अमाइनो एसिड होता है? जो कि इस अमाइनो एसिड से 4 अमाइनो एसिड आगे मौजूद होता है। यानी पहला अमाइनो एसिड 5वें अमाइनो एसिड के साथ बनाएगा, ये जो दूसरा अमाइनो एसिड है ये फर्दर आगे जो 6 अमाइनो एसिड के साथ बनाएगा। ठीक है, इसी के साथ अल्फा हेलिक्स के अंदर आपने एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर आपको मुख्तलिफ ये टर्न्स नज़र आ रहे हैं। ये फर्स्ट टर्न, ये सेकंड टर्न, ये थर्ड टर्न, और हर एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। हर एक टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है MCQs के हवाले से। अभी हम आते हैं बीटा प्लेटेड शीट की तरफ। अल्फा हेलिक्स के अंदर हमने देखा कि एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 2 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के अमाइनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 1 है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 2 है। इसका ये फर्स्ट अमाइनो एसिड और उसके फर्स्ट अमाइनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके सेकंड अमाइनो एसिड और उसके सेकंड अमाइनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा भी होता है, यानी कि जो बीटा प्लेटेड शीट होती है उसमें दो डिफरेंट चैन होती हैं, 2 के अलावा 3 भी चैन हो सकती हैं। और ऐसा भी होता है एक ही जो चैन है वही फर्दर आगे जाकर लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाए, इस तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर, और वो बैकवर्ड मूव करके जो नीचे वाला अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए लिंक हो जाए। तो बीटा प्लेटेड शीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये देखते हैं, और फिर हम टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। तो यहां पर देखें बीटा प्लेटेड शीट, इन बीटा प्लेटेड शीट 2 और मोर सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन, यानी 2 या 2 से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड्स के सेगमेंट्स होते हैं वो लाइन अप होते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर फॉर्मिंग अ शीट लाइक स्ट्रक्चर। और वो जो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। इन बीटा प्लेटेड शीट 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चैन लाइन अप नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ लाइन अप होती हैं तरतीब के साथ, और उनके अमाइनो एसिड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को, ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बीटा प्लेटेड शीट। अभी नेक्स्ट आते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ। तो टर्शरी स्ट्रक्चर, इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके अंदर पाया जाता है, कौन सी प्रोटीन्स के अंदर आपको नजर आता है? फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर। लेकिन बहुत सी प्रोटीन्स के अंदर ऐसा होता है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद फर्दर टर्शरी स्ट्रक्चर भी उनके अंदर बनता है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती है ना, जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं, उनके अंदर आपको टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नजर आएगा। इसको हम डिफाइन करते हैं द ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसे बोला जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। इसको हम डिफाइन करते हैं अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स होती है ना, वो फोल्ड होती हैं मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से। इस तरह से वो फोल्ड होती हैं बहुत सारे तरीकों से, और वो फोल्डिंग किस वजह से होती है? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन आर ग्रुप। जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के अंदर मुख्तलिफ आर ग्रुप्स मौजूद होते हैं ना, उन आर ग्रुप्स के दरमियान मुख्तलिफ इंटरेक्शंस होते हैं। और वो कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं? वो इंटरेक्शंस होते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है? मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर मुख्तलिफ चार्ज होता है। जैसे यहाँ पर देखें, ये एक अमाइनो एसिड है जिसके NH3 जो ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये दूसरे अमाइनो एसिड के
ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है, और इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस बनेगी, जो बॉन्ड बनेगा, उसे बोला जाता है आयनिक बॉन्ड, जो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान बनता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि हमने पीछे देखा, वो जो अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसी तरह से जो आर ग्रुप्स होते हैं ना, उन आर ग्रुप्स के ऊपर भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। यानी एक अमाइनो एसिड के आर ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का आर ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के आर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए लिंक हो जाता है। इसी के साथ हमको एक और लिंकेज, एक और यहाँ पर बॉन्ड नजर आएगा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर सल्फर मौजूद होता है, जैसे कि सिस्टीन एक अमाइनो एसिड जिसके अंदर सल्फर मौजूद होता है। तो ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये बनता इन्हीं फोर्सेस, इन्हीं इंट्रैक्शंस की वजह से है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड जिसके अंदर सल्फर मौजूद होता है, वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जिसके अंदर सल्फर मौजूद होता है उसके साथ लिंक हो जाता है। यानी एक अमाइनो एसिड का सल्फर दूसरे अमाइनो एसिड के सल्फर के साथ लिंक हो जाता है। इसमें दो सल्फर होते हैं तो इसे डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी कहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी के बाद हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन का मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक आपको पता है वाटर रिपेलेंट को के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी वो सब्सटेंसेस जो वाटर से दूर भागती हैं, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन में क्या होता है, जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो अमाइनो एसिड्स जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते, नॉन पोलर होते हैं, क्लस्टर इनसाइड द प्रोटीन्स, यानी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, इसमें बहुत सारे नॉन पोलर ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हुए हैं, इन्होंने क्लस्टर बनाया हुआ है। इस तरह के इंट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। और ज़्यादातर टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये 3D स्ट्रक्चर, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, वो अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के बहुत अंदर मौजूद होते हैं, अंदर क्लस्टर बना लेते हैं, अंदर छुप जाते हैं। वो इस वजह से, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स होती है ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा वाटर होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होते हैं, ये प्रोटीन के अंदर, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर जो है ना, उसके 3D स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं, डीप मौजूद होते हैं, ताकि वो प्रोटीन्स अपना फंक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होते हैं, इनकी वजह से भी प्रोटीन्स की प्रॉपर शेप बनती है, ठीक है। डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी, आयनिक बॉन्डिंग की वजह से भी। तो अगर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की डेफिनेशन आती है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स क्लस्टर इनसाइड द प्रोटीन्स। अभी टर्शियरी स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे नजर आएगा? आपने सुना होगा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ज़्यादातर उनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर तो होता ही होता है। आप इसकी एग्जांपल में मायोग्लोबिन लिख सकते हैं, वो प्रोटीन्स जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद होती है, जो ऑक्सीजन को स्टोर करती है। इसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं व्हेन मोर देन वन ग्लोब्यूल अटैच टुगेदर, यानी जब एक से ज़्यादा ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से ग्रुप होते हैं, तो डाइमर्स, ट्राइमर्स और टेट्रामर्स बनते हैं, ठीक है। व्हेन मोर देन वन ग्लोब्यूल अटैच टुगेदर दिस फॉर्म्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए, ये डाइमर है, ये ट्राइमर है। यहाँ पर देखिए 4 मुख्तलिफ जो ग्लोब्यूल है वो अटैच हुए हुए हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि मौजूद होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो ये ना तो डाइमर है ना ट्राइमर है, बल्कि टेट्रामर है। इसके अंदर आपको 4 मुख्तलिफ ग्लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी कुछ प्रोटीन्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन। तो बाकी इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।